अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हेयर इज कुमैल हैदर एंड वेलकम टू campus.pk। शुरू कर दिया ना? अच्छा ज़रा यार डस्टर देते हैं। अच्छा बच्चे, तो लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था, बल्कि नहीं ख़त्म किया था हमने। दैट वाज अबाउट ओ यार ये क्या हुआ यार, ये चेक कर ले ज़रा, देख लेना। अब ठीक है डस्टर, हाँ जी ज़रा वो कमेंट से दिखाए जी। तो लास्ट टाइम हमने डायपोल मोमेंट्स को डिस्कस किया था और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया था बेटा, ठीक है। और क्या था, और हमने बॉन्ड एनर्जी क्या है, बॉन्ड लेंथ क्या है, ये सारी बातें हमने डिस्कस किया था डिटेल में कल। आज हम ज़रा और, बल्कि नहीं वो चैप्टर ख़त्म हो गया, आप नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जाएंगे, ठीक है बच्चे। हाँ जी यार इस तरह इसको और छोटा कर दे, और थोड़ा छोटा कर दे। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, थोड़ा और छोटा कर दे बस ठीक है, ताकि ना मुझे कमेंट्स में नजर आए। वालेकुम सलाम बेटा, वालेकुम सलाम। तो आज का हमारा लेक्चर होगा बेसिकली, अच्छा जी मुझे कल पता नहीं कौन था, मैं नाम भूल गया बच्चे का, उसने मुझे बताया था कि सर आप मुझे हमें जो है वो वर्कशीट दिया करें। वर्कशीट आप नहीं देते, बस बेटा एक आध दिन में जो है ना मैं आपको चैप्टर 6 के होल कंप्लीट वर्कशीट प्रोवाइड कर दूंगा। और साथ साथ मैं इंशाल्लाह फिर ये 7 का भी कुछ ऐसे में मसरूफियत थी बेटा, इसलिए मैं नहीं कर सका फॉर दिस, इसके लिए फिर मैं आपसे फिर सॉरी कर देता हूँ। वो मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है, एक आध दिन में कर दूंगा। और साथ में चैप्टर 7 का भी अभी हमारे पास टाइम भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है बच्चे। वर्कशीट्स में अपलोड कर दूंगा। एक बच्चे ने सवाल किया है, क्या सवाल किया था बेटा यार? आप ज़रा माउस ले लें सर, एक मिनट ज़रा मैं आपके कमेंट्स देख लेता हूँ कि आप लोगों ने क्या क्वेश्चन किया है। इसके बाद फिर हम सर हाउ एस्टेटीन फ्लोराइड फॉलो ऑक्टेट रूल। एस्टेटीन फ्लोराइड बेटा ये एक स्टेबल कंपाउंड ही नहीं है, ये स्टेबल कंपाउंड ही नहीं है बच्चे। इसको हम एस्टेटीन को तो हम वैसे भी पढ़ते नहीं है, कम पढ़ते हैं इसलिए क्योंकि वो अनस्टेबल है, खुद ही अनस्टेबल है। सर सॉरी ना कहा करें। अच्छा ठीक है बच्चे, मैं सॉरी ना कहा करूँगा। वालेकुम सलाम बेटा, वालेकुम सलाम। मुझे कहा शकीला फिर आ गई टाइम पे। अच्छा जी चले सर अपना, मैंने मैसेंजर देख लिया बेटा, मैंने आप सबके क्वेश्चन के आंसर कर दिया है। मैंने तो देखा तकरीबन 60 मैसेजेस आए हुए थे, सबको मैंने रिप्लाई किया है। हाँ मैं आपको जो है ना ये चैप्टर 6 का कर देता हूँ। चैप्टर 6 का मैं कंप्लीट अपलोड कर दूंगा। और चैप्टर 1 का रहता है, नहीं चैप्टर 1 का तो मैंने किया है बच्चे, सारे किया हुआ मैंने। वालेकुम सलाम बेटा, वालेकुम सलाम। अच्छा जी आज आपका चैप्टर है बेटा, बहुत मजे का चैप्टर है, अच्छी तरह समझना, इसको अंडरस्टैंड करना, थोड़ा मैथमेटिकल भी है, ठीक है। चैप्टर नंबर ये 6 है ना, चैप्टर 6 जी। वालेकुम सलाम बेटा, वालेकुम सलाम। चैप्टर नंबर 6 अकॉर्डिंग टू यूएचएस सिलेबस और अकॉर्डिंग टू नम्स जो टॉपिक इंपॉर्टेंस है इसकी, इस चैप्टर के अंदर तकरीबन सारे के सारे चैप्टर्स तकरीबन जो टॉपिक्स है वो सेम है, नम्स और यूएचएस दोनों में तकरीबन सारे सेम है। एक आध डिफरेंट है वो मैं आपको बता दूंगा, बाकी मेजॉरिटी सेम है। उसके अंदर वैलेंस शेल में बेटा 8 इलेक्ट्रॉन होगा, आर्सेनिक होगा बेटा, आर्सेनिक फ्लोराइड, ये एस इस्तेमाल कर दो। आर्सेनिक फ्लोराइड में ऑक्टेट रूल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए ये फॉलो करेगा, ठीक है बेटा। जब इनऑर्गेनिक शुरू हो जाएगा ना तो आपको बहुत सारे और भी बहुत सारे बातें मिलेंगे जो इसी ऑक्टेट रूल से रिलेटेड होगा। अच्छा 4 के बाद 5 है, ओ भाई सॉरी भाई मुझे याद नहीं था। 5 नहीं बेटा, मेरे ख्याल है ये हाँ 5 है ना। हफ्जा बेटा 5 है, 6 है। अच्छा मुनीब बेटा 4 है, नहीं 6 5 है, ठीक है यार, जो भी हो नंबरिंग से क्या रखा हुआ यार। टॉपिक है आपका थर्मोकेमिस्ट्री, और इसको आपके यूएचएस के सिलेबस में और नम्स के सिलेबस में इसको नाम दिया गया है केमिकल एनर्जेटिक्स का नाम दिया हुआ है। अच्छा मैं आपसे पहले एक एमसीक्यूज पूछ लेता हूँ प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड, इसके बाद फिर मैं आपको इस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज भी करवाऊंगा साथ साथ ड्यूरिंग लेक्चर। चैप्टर 5 यही है ना, चैप्टर 5 तो करवा दिया बेटा मैंने। ओ भाई नाम नंबरिंग के हिसाब से मुझे याद नहीं है, ये आपके थर्मोकेमिस्ट्री है चैप्टर, मेरा ख्याल 5 है, ठीक है। फर्स्ट हमने बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा है बेटा, फिर स्टेट ऑफ मैटर्स को पढ़ा है। इसके बाद फिर हमने स्टेट ऑफ मैटर के बाद क्या पढ़ा था बेटा?
दैट वाज स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, ठीक है, 3 हो गए। इसके बाद केमिकल बॉन्ड, ये 5वां, ठीक है, 5 है। अकॉर्डिंग टू यूएचएस और एमडीके सिलेबस में ये 5वां है, और आपके एफएससी के हिसाब से ये जो पंजाब टेक्स्ट बुक है उसके हिसाब से ये आपका चैप्टर नंबर 7 है, और फेडरल बोर्ड के हिसाब से तकरीबन चैप्टर नंबर 9 है। आई थिंक सो 9 है या 8 है, बुक में 7 है इसका नंबर। हाँ, बुक में 7 है ना बच्चे, बुक के हिसाब से नहीं जा रहे ना हम, तो सिलेबस के हिसाब से जा रहे हैं जो यूएचएस के सिलेबस है। अच्छा जी, एक क्वेश्चन है बेटा आपके लिए एमसीक्यूज के हवाले से, पास पेपर का हिस्सा है। आपने मुझे बताना है, एमसीक्यूज ये है बेसिकली, किस मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट 0 है, ये बताना है आपने मुझे। आपके पास ऑप्शंस है मिथाइल क्लोराइड, बीटा ऑप्शन है बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, थार्डली ऑप्शन है आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड, और डेल्टा ऑप्शन है आपके पास दैट इज वाटर। जी, ये पास पेपर का क्वेश्चन है बेटा। जरा मुझे बताएं कि भाई इनमें से डायपोल मोमेंट 0 किसका है। जल्दी से आंसर करें बेटा ताकि मैं लेक्चर स्टार्ट करूं। जी, ठीक है, ठीक है, 11 ठीक हो गया। हाँ हाँ 11 ठीक है। डायपोल फोर्स बेटा, डायपोल फोर्स क्यों, डायपोल आप खुश हो गए, डायपोल मोमेंट ऑप्शन। वेरी गुड बेटा, तुम सारे जीनियस हो गए ना, बहुत ज्यादा जीनियस हो गए बच्चे। दैट इज द करेक्ट आंसर, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। मैंने आपको पहचान बता दिया था कल कि सेंट्रल एटम के साथ अगर जो बॉन्डेड एटम्स है वो सेम हो, और सेंट्रल एटम के ऊपर कोई ना कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ना हो, कोई भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ना हो, तो दैट वुड शोज 0 डायपोल मोमेंट। ठीक है बच्चे, और अगर सेंट्रल एटम के ऊपर कोई एक भी लोन पेयर हो बेटा, तो कभी भी उसके जो है डायपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। नहीं बेटा, वाटर की 0 कैसा हो सकता है बेटा, वाटर की 0 नहीं है। अच्छा जी, थर्मोकेमिस्ट्री आज का हमारा लेक्चर होगा बेटा अबाउट थर्मोकेमिस्ट्री। तो हम जरा आप इसको डिस्कस करते हैं, थर्मोकेमिस्ट्री को या केमिकल एनर्जेटिक्स को। बेटा याद रखिएगा, जो थर्मोकेमिस्ट्री, जो थर्म है इट मींस हीट। हम इस चैप्टर के अंदर जो चीज डिस्कस करेंगे वो बेसिकली हीट में चेंजेस को हम डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास रिएक्टेंट, और जब रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट में जाने के बाद जो एनर्जी की प्रोफाइल है वो क्या होगी। ठीक है, जिसमें इस चैप्टर में हमारे पास जो मेन टॉपिक्स है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें हमने क्या क्या करना है। इसमें एक तो आपने इसके अंदर जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ना है अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया ऑफ एनर्जी, वो पढ़ना है हमने। ठीक है बेटा, इसके बाद स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस क्या है, एंथैल्पी क्या है, आप इंटरनल एनर्जी क्या है, सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है, ये पढ़ेंगे। इसके बाद कुछ मेजरमेंट ऑफ द एंथैल्पीज को डिस्कस करेंगे। मेजरमेंट ऑफ द एंथैल्पीज के बाद फिर हमारे पास इसमें मेजरमेंट ऑफ एंथैल्पीज में हमारे पास लास्ट टॉपिक होगा हेसिस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन और बोन हेबर साइकिल। बोन हेबर साइकिल को भी हम लास्ट में हम पढ़ेंगे। तो ये आपके पास मेजर इस चैप्टर का जो है टॉपिक्स है। इन तमाम के तमाम टॉपिक्स के अंदर हमारी जो मेन कंसर्न होगी बेटा दैट वुड बी हीट चेंजेस इन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। तो थर्मोकेमिस्ट्री हमारे पास क्या है बेटा, ये ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है विच डील विद द स्टडी ऑफ हीट चेंजेस ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। मतलब जो आपके पास हीट में चेंजेस है, हीट चेंजेस ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, इसको हम डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शंस दैट वुड डील इन द, किसमें होगा बेटा, थर्मोकेमिस्ट्री। हाँ जी, कैलोरीमीटर वही ना बेटा, मेजरमेंट ऑफ द एंथैल्पी हम कैलोरीमीटर से करते हैं, बॉम्ब कैलोरीमीटर और ग्लास कैलोरीमीटर से, वो सारे इसी में आ जाएगा। अच्छा जी, तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा, हीट चेंज ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज क्या है बच्चे, केमिकल एनर्जेटिक्स या थर्मोकेमिस्ट्री। इसको हम थर्मोकेमिस्ट्री भी कह सकते हैं, और इसको हम क्या कह सकते हैं बेटा, इसको हम थर्मोकेमिस्ट्री भी कह सकते हैं। इसको हम मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा केमिकल एनर्जेटिक्स क्यों कहता है बेटा, क्योंकि केमिकल एनर्जेटिक्स, इसको इसलिए केमिकल एनर्जेटिक्स कहते हैं बिकॉज ऑफ इसके अंदर एनर्जी में क्या होती है बेटा, एनर्जी में
चेंजेस आती है। एनर्जी में क्या आती है बेटा? चेंजेस आती है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। ऑब्वियसली रिएक्टेंट की जो प्रोफाइल है वो कुछ और होगी, प्रोडक्ट की जो प्रोफाइल है वो कुछ और होगी। हाँ देने बेटा है बेटा यूएचएस के अंदर, इसके अंदर है बेटा, ये टॉपिक्स है, ठीक है। अच्छा जी, तो हीट चेंजेस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन इज नोन एज केमिकल एनर्जेटिक्स या थर्मोकेमिस्ट्री, ठीक है बच्चे। इसके अंदर कुछ पॉइंट्स जो एमसीक्यूज के हवाले से हम पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ द रिएक्शंस ऑन, इसको हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ दिस हीट चेंजेस। टाइप्स ऑफ द रिएक्शन को हम डिस्कस करेंगे। इसमें आपके पास मैं एक छोटा सा टेबल बनाता हूँ, इस टेबल की मदद से आपका एमसीक्यूज यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे बेटा। पर्टिकुलर्स, और एक हमारे पास एक्सोथर्मिक होगा और एक हमारे पास एंडोथर्मिक होगा, ठीक है। एंडोथर्मिक, पहले हम एक्सो कर लेते चले, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक, ठीक है बच्चे। पर्टिकुलर्स मैंने लिख दिया, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को हम डिस्कस करना है एमसीक्यूज के हवाले से। याद रखिएगा बेटा पर्टिकुलर्स में क्या क्या होंगे, और हम अकॉर्डिंग टू एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक इनकी क्या प्रोफाइल होगी वो हम डिस्कस करेंगे। सर आपने सिलेबस अपलोड नहीं किया बेटा? हबीबा मैं सिलेबस अपलोड कर दूंगा। असल में ना मेरे पास वो 2 दिन से नेट नहीं आ रहा, तो आजकल बारिशें बहुत हो रही है ना, तो पता नहीं वहाँ से फाइबर वगैरह को कोई प्रॉब्लम हो गया, तो नेट नहीं आ रहा मेरे रूम में, इसलिए मैं अपलोड नहीं कर सकता। मैं कर दूंगा अपलोड, ठीक है, कर देता हूँ। काइनेटिक्स नहीं कह सकते बेटा, केमिकल काइनेटिक्स भी कहते हैं, नहीं केमिकल काइनेटिक्स नहीं कहेंगे, रिएक्शन काइनेटिक्स और केमिकल काइनेटिक्स समथिंग एल्स, और ये कुछ और है। काइनेटिक्स बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन के हवाले से होगा, वो अलग चैप्टर है। केमिकल काइनेटिक्स अलग चैप्टर है बेटा, तैयबा बेटा केमिकल काइनेटिक्स अलग है और केमिकल एनर्जेटिक्स अलग है। अच्छा जी चले, पर्टिकुलर्स हमारे पास है बेटा क्या है। सबसे पहले अगर फर्स्ट पॉइंट्स अगर हम डिस्कस करें तो बेटा याद रखिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे हीट के हवाले से। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास हीट। अगर हम बात करते हैं बेटा हीट की, तो जाहिर बात है एक्सोथर्मिक वो रिएक्शन है जिसमें आपके पास हीट के फॉर्म में एनर्जी क्या होगी बेटा? रिलीज होगी। तो यहां पे इस केस में हमारे पास बेटा याद रखिएगा, एक्सोथर्मिक में हमेशा हीट रिलीज हो जाएंगे, ठीक है, और एंडोथर्मिक में हमेशा एब्जॉर्ब हो जाएंगे। ठीक हो गया बच्चे? ठीक है बेटा, हीट के हवाले से अगर हम देखें तो हीट इज रिलीज्ड ड्यूरिंग एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट क्या हो जाएंगे बेटा? एब्जॉर्ब हो जाएंगे। ठीक है बच्चे, अब हम जरा देखते हैं टेम्परेचर के हवाले से। टेम्परेचर के हवाले से हम देखेंगे, नंबर 2 पॉइंट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर यहां पे हम 2 केसेस स्टडी करेंगे, एक तो इनिशियल टेम्परेचर क्या होगा और फाइनल टेम्परेचर क्या होगा। ठीक है, अब यहां पे टेम्परेचर बेसिकली किस चीज का टेम्परेचर होगा बेटा? टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम। मैं इसको छोटा सा यहां पे लिखता हूं सिस्टम। यहां पे मैं इसको कहता हूं कि फॉर एग्जांपल इनिशियल के लिए मैं इसको 1 कर देता हूं, और यहां पे मैं लिखूंगा सिस्टम। टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम, सिस्टम क्या चीज अभी हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, तो टेम्परेचर जो इनिशियल टेम्परेचर होगा एक्सोथर्मिक में क्या होगा और एंडोथर्मिक में क्या होगा? जी बच्चे जल्दी से बताएं मुझे, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक में क्या होगा बेटा? प्रोफाइल बता दे जल्दी से। एक्सोथर्मिक में ऑब्वियसली सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा? इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है बच्चे, और जो टेम्परेचर है इनिशियल टेम्परेचर है, जी जी इनिशियल टेम्परेचर है आपके पास एक्सोथर्मिक के केस में इंक्रीज हो जाएगा, सराउंडिंग का सिस्टम टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। ठीक है बच्चे, और इसमें हमारे पास क्या होगा बेटा? एंडोथर्मिक में डिक्रीज होगा। अगर हम बात करते हैं इसी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ही, और इसके फाइनल की बात अगर हम करें, टेम्परेचर फाइनल क्या होगा? टेम्परेचर हमारे पास 2 यहां पे मैं लिख देता हूं, और यहां पे ऑब्वियसली सिस्टम की अगर हम बात करें सिस्टम, तो इसमें हमारे पास टेम्परेचर ड्रॉप टू द रूम टेम्परेचर। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चे? ड्रॉप टू द रूम टेम्परेचर, ड्रॉप टू रूम टेम्परेचर तक ड्रॉप हो जाएंगे। ठीक है बच्चे,
जी जी बेटा बिल्कुल। और आपके पास जो इसमें हमारे पास क्या होगा, इस केस में डिक्रीज होने के बाद में जो है ये इंक्रीज हो जाएगा टू द रूम टेम्परेचर। ठीक है, इंक्रीज टू रूम टेम्परेचर। तो यहां पे दो हमारे पास क्राइटेरिया है बेटा कि टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम, इनिशियल टेम्परेचर हमारे पास एक्सोथर्मिक के केस में इंक्रीज हो जाएगा और एंडोथर्मिक के केस में डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, डिक्रीज होगा। और टेम्परेचर हमारे पास फाइनल की अगर हम बात करें तो फाइनल में ये एक्सोथर्मिक के केस में ड्रॉप होकर रूम टेम्परेचर तक आएगा और इस केस में डिक्रीज था पहले, इंक्रीज होकर रूम टेम्परेचर तक जाएगा टेम्परेचर। ठीक हो गया बच्चे, क्लियर हो गया सबको यहां तक। नेक्स्ट आपके पास पर्टिकुलर है बेटा हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर की अगर हम बात करें, हीट ट्रांसफर जी, अब बताया जरा एक्सोथर्मिक में क्या होगा, हीट ट्रांसफर कहां से कहां पे होगा बेटा, सिस्टम टू सराउंडिंग। ठीक है, इस केस में सिस्टम टू सराउंडिंग हमारे पास हीट ट्रांसफर होगी। हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग। ठीक है, और इस केस में क्या होगा बेटा, सराउंडिंग से सिस्टम में आएगा। हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम। ठीक है बच्चे, बेटा T1 से मुराद यहां पे ये है कि फॉर एग्जांपल आपके पास जो सिस्टम है ना, सिस्टम, उसमें आपने बेसिकली बात ये करनी है जब रिएक्शन अभी शुरू ही नहीं हुआ, फॉर एग्जांपल ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, अभी शुरू ही नहीं हुआ तो टेम्परेचर हमारे पास ज्यादा होगा, इसीलिए तो इसने एक्सो शो करना है। और एंडो में हमारे पास क्या होगा, इस सिस्टम का अगर आप इसी को सराउंडिंग के अकॉर्डिंग देखें तो इसमें हमारे पास सराउंडिंग में डिक्रीज होगा, इसमें सराउंडिंग में इंक्रीज होगा इनिशियल। अब यहां पे जो टेम्परेचर है सिस्टम का, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक रिएक्शन है जी, फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक रिएक्शन हो रहा है इसके अंदर। ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ पे एक रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है। इस रिएक्शन के अंदर अगर आप देखें तो टेम्परेचर शुरू में हमारे पास T1 क्या होगा बेटा, इस केस में हमारे पास एक्सो के लिए इंक्रीज होगा और एंडो के लिए डिक्रीज होगा। जब फाइनल फॉर्म में आएगा तो ये आपके पास रीच हो जाएगा, इक्वल टू रूम टेम्परेचर जाएगा एक्सो के केस में, और एंडो के केस में आपके पास ये भी रूम टेम्परेचर के बराबर आ जाएगा। तो ये बेसिकली आपके पास सिस्टम और सराउंडिंग दोनों के अकॉर्डिंग हम इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, सिस्टम के अकॉर्डिंग बात करें तो इंक्रीज है, सराउंडिंग के अकॉर्डिंग बात करें तो डिक्रीज है। इसी तरह यहां पे भी आपके पास सेम होगा। ठीक हो गया बच्चे। इसके बाद इंथैल्पी चेंज। इंथैल्पी चेंज की बात करें, डेल्टा एच। इंथैल्पी चेंज की अगर हम बात करें, इंथैल्पी चेंज ये क्या चीज है सारे हम पढ़ेंगे, दैट इज डेल्टा एच। अगर हम प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की जो है वो उसको माइनस कर दें, डेल्टा एच हमारे पास आ जाएंगे। तो इस केस में याद रखिएगा बेटा, जो एक्सोथर्मिक है उसमें हमेशा याद रखिएगा जो इंथैल्पी चेंज है वो हमेशा माइनस के साथ आएंगे, नेगेटिव साइन के साथ आएगा। ठीक है बच्चे। और इन केस ऑफ एंडोथर्मिक इंथैल्पी चेंज विल ऑलवेज इन पॉजिटिव साइन। ठीक है बच्चे, क्लियर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास पॉइंट आएगा बेटा, दैट इज स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी के हवाले से बात करें, स्टेबिलिटी के हवाले से बात करेंगे तो याद रखिएगा बेटा, स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इस केस में स्टेबिलिटी किसकी देखना है बेटा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की हमने देखना है। ठीक है बच्चे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की हमने स्टेबिलिटी को डिस्कस करना है। यहां पे जरा बोर्ड पे देखें, जरा इधर देखें जरा सारे बच्चे, हमारे पास एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस है, स्टेबिलिटी हमें देखना है। ऑब्वियसली एक्सोथर्मिक के केस में रिएक्टेंट की एनर्जी प्रोडक्ट से ज्यादा होगी। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं एंडोथर्मिक की, तो एंडोथर्मिक में रिएक्टेंट की एनर्जी प्रोडक्ट से ज्यादा होती है। बेटा याद रखिएगा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने लगा हूं बेटा, अगर रिएक्टेंट की एनर्जी और प्रोडक्ट की एनर्जी आपस में इक्वल हो तो कभी रिएक्शन नहीं होगा, रिएक्शन नेवर बी प्रोसीड, कभी प्रोसीड नहीं हो सकता। इसके लिए जरूरी है कि रिएक्टेंट की एनर्जी और प्रोडक्ट की एनर्जी में डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है बच्चे, मतलब आपके पास जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी प्रोफाइल जब तक चेंज ना हो तब तक कोई भी केमिकल रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगा। इसीलिए हम ये बात भी करते हैं कि स्टेबिलिटी का एनर्जी के साथ क्या रिलेशन है। तो बेटा हमेशा याद रखिएगा, जिसकी एनर्जी कम होती है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी,
और जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो आपने इसी के अकॉर्डिंग बताना है कि भाई रिएक्टेंट की क्या एनर्जी प्रोफाइल होगी और प्रोडक्ट की क्या एनर्जी प्रोफाइल होगी इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। ये बात ऑलवेज कीप रिमेंबर बेटा, दैट इज द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड द एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट नेवर बी इक्वल, कभी भी इक्वल नहीं हो सकते हैं। अगर इक्वल हो जाए तो वो रिएक्शन होगा ही नहीं, वो कभी रिएक्शन नहीं हो सकता। ठीक है बच्चे, सो हम इस पॉइंट को यहां पे लिखते हैं। अगर हमारे पास स्टेबिलिटी के हवाले से बात करें तो एक्सोथर्मिक के केस में क्या होगा बेटा, रिएक्टेंट की एनर्जी प्रोडक्ट से ज्यादा होगी। रिएक्टेंट की एनर्जी प्रोडक्ट से ज्यादा होने का मतलब यह है कि रिएक्टेंट इज मोर स्टेबल, रिएक्टेंट इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू द प्रोडक्ट। मतलब मैं इसको इस तरह लिखता हूं बेटा कि रिएक्टेंट हमारे पास स्टेबिलिटी, रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी प्रोडक्ट से ज्यादा होगी। और अगर हम इसमें बात करें तो इस केस में क्या होगा बेटा, एंडोथर्मिक में, और इस केस में क्या होगा बेटा, रिएक्टेंट की एनर्जी प्रोडक्ट से कम होगी और एज ए रिजल्ट हमारे पास रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल हो जाएंगे प्रोडक्ट से। प्रोडक्ट हैव हाई एनर्जी इन एंडो। हाँ जी, अब यहां पे हम एनर्जी, यहां पे हम स्टेबिलिटी को देख रहे हैं ना बच्चे, यहां पे हम स्टेबिलिटी को देख रहे हैं ना। तो यहां पे इस केस में हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा स्टेबल है रिएक्टेंट से, इसलिए एक्सोथर्मिक है बेटा। और एंडोथर्मिक के केस में रिएक्टेंट प्रोडक्ट से ज्यादा स्टेबल है, इसलिए हमें इसको एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है बच्चे, जी जी बेटा बिल्कुल, आप लोग भी वही पॉइंट बता रहे हैं जो मैं यहां पे बता रहा हूं। एनर्जी के अकॉर्डिंग देखें तो एनर्जी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते, चलो मैं यहां पे चलो एनर्जी के हवाले से भी बात करेंगे। एक और पॉइंट भी इसमें हम ऐड करते हैं एनर्जी के हवाले से। एनर्जी के हवाले से बात करें तो इसका उलट होगा, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन द एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, और इसमें प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से ज्यादा होगी। ठीक है बच्चे, इस तरह ये आपके पास रिलेशन आएगा आपस में इनवर्स। देखो उलट आ गया ना, ये एक दूसरे का उलट आएगा, इनवर्स आएगा। ठीक है बच्चे, इसके बाद हम एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं बेटा। एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं, एक एक एग्जाम्पल हम दे देते हैं, बाकी फिर हम विद द पैसेज ऑफ टाइम और विद द डिफरेंट लेक्चर्स में हम इनके एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे। जी, अगर हम बात करते हैं एक्सोथर्मिक की, तो एक्सोथर्मिक में बेटा बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। इसके बाद आप एक चीज को जरा गौर से देखिएगा, कार्बन सॉलिड प्लस ऑक्सीजन गैस, अगर कार्बन की बर्निंग हो जाए दे विल प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड, जब कार्बन डाइऑक्साइड बनती है तो जो इंथैल्पी चेंज होगी बेटा डेल्टा एच कंबशन, सी से लिखते हैं, दिस विल बी इक्वल्स टू, याद रखिएगा, प्लस 393.7 किलो जॉल पर मोल। एक बात याद रखिएगा बेटा, आप जरा मुझे बताएं ये किस चीज का एग्जांपल है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक। अब कुछ बच्चे होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि सर आपने तो यहाँ पे प्लस लिख दिया है, ये क्या मतलब है भाई, प्लस लिख दिया और आपने कहा था कि भाई एक्सोथर्मिक में हमारे पास डेल्टा एच किस में होना चाहिए, माइनस में होना चाहिए। बेटा याद रखिएगा, कंबशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, कंबशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इसको स्टार्ट करने के लिए आपको एनर्जी इतनी देनी पड़ती है। बेसिकली अगर हम बात करें इस केस में, तो इस केस में हमारे पास रिलीज एनर्जी होगी वो बेसिकली माइनस में ही होगी। प्लस मैंने पहले इसलिए लिख दिया था क्योंकि हमें इसको स्टार्ट करने के लिए, इस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है। जब रिएक्शन को आप एनर्जी दोगे, फॉर एग्जांपल बर्निंग ऑफ कैंडल, जब तक आप उसको स्पार्क नहीं देंगे तब तक उसकी बर्निंग नहीं होगी। एक दफा स्पार्क देने के बाद वो ऑटोमेटिकली खुद बहुत बंद होती रहेगी। तो कंबशन इज बेसिकली हमारे पास क्या है बेटा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ये एक्सोथर्मिक का एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया है। इसके बाद एंडोथर्मिक के लिए हमारे पास एग्जांपल होगा फॉर्मेशन ऑफ वाटर। फॉर्मेशन ऑफ वाटर की अगर हम बात करते हैं तो बेटा याद रखिएगा कि अगर हमारे पास 1 मोल हाइड्रोजन और 1 मोल ऑक्सीजन आपस में मिले तो याद रखिएगा बेटा दे विल प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ वाटर, दे विल प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ वाटर। H2 प्लस O2 दोनों हमारे पास गैशियस है, ये भी गैशियस है, दे विल प्रोड्यूस्ड 1 मोल ऑफ वाटर। बैलेंस करें, चले इसको 2 लगा दे, यहाँ पे भी 2 लगा दे। अगर हम 1 मोल की बात करेंगे तो 1 मोल की बात करने के लिए हम सिंपल क्या करते हैं बेटा, 1/2 यहाँ पे लगा देते हैं, फ्रैक्शन लगा देते हैं। मैं क्योंकि 1 मोल की हम बात करेंगे ना, 1 मोल की बात करेंगे, ठीक है, 1 मोल की हम बात करेंगे। तो इस केस में जो एनर्जी यहाँ पे डेल्टा एच क्या है बेटा आपके पास, डेल्टा एच
फॉर्मेशन विल बी इक्वल्स टू प्लस 285.5 किलो जॉल पर मोल, इतनी एनर्जी उसको देनी पड़ेगी तब जाके आपके पास ये प्रोड्यूस होगी इग्निशन स्पार्क। जी जी, कन्वर्ट इनटू H2 प्लस O2, ये बेसिकली फॉर्मेशन आपके पास, ये ब्रेकिंग है ना बेटा, ये डिकम्पोज हो रहा है। फॉर्मेशन आपके पास एक्सोथर्मिक है और ब्रेकिंग आपके पास एंडोथर्मिक है। ठीक हो गया बच्चे? और ये एग्जांपल किसके लिए है? एंडोथर्मिक के लिए। ठीक हो गया बच्चे? -285 माइनस फॉर्मेशन माइनस है बेटा, ये ब्रेकिंग है, प्लस में आ गया ना, यहाँ पे मैंने प्लस लिख दिया है। जी जी, प्लस में सही है, मैंने वो उलट हो गया था। अगर हम इसको एक्सोथर्मिक के केस में बात करें तो माइनस में आएगा। ठीक है, ठीक है बच्चे, क्लियर हो गया सबको? यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है बेटा तो बता सकते हैं। ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन है, ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन हम एक्सो के लिए अलग पढ़ेंगे, एंडो के लिए अलग पढ़ेंगे। एक्सो के लिए यहां पे मैं लिखता हूं और यहां पे मैं लिखता हूं एंडो के लिए। ठीक है बच्चे, हम यहां पे ग्राफ ड्रा करेंगे बच्चे। एक हमारे पास एक्स एक्सिस पे क्या होगा? रिएक्शन कोऑर्डिनेट होंगे, कोऑर्डिनेट या रिएक्शन पाथ भी कह सकते हैं बेटा, और वाई एक्सिस पे हमारे पास एनर्जी प्रोफाइल होगी। ठीक है, और इस केस में भी हम ऑब्वियसली सेम ग्राफ ड्रा करेंगे। एक्स एक्सिस पे हम क्या रखेंगे बेटा? रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स रखेंगे। ठीक है, और वाई एक्सिस पे हम क्या रखेंगे? एनर्जी रखेंगे। जी, अब आप जरा यहां पे देखें, रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स हमारे पास रिएक्शन पाथ है और एनर्जी है। एक्सोथर्मिक की हमने बात की थी बेटा, एक्सोथर्मिक में एनर्जी के हवाले से हमने बात की थी बेटा, तो रिएक्टेंट की एनर्जी प्रोडक्ट से ज्यादा थी। इट मींस कि हमारे पास रिएक्टेंट की एनर्जी फॉर एग्जांपल यहां पे है, तो प्रोडक्ट की एनर्जी हमारे पास इससे कम होगी। तो हम इसको जरा इस तरह बना सकते हैं बेटा। चलो मैं इसको जरा थोड़ा नीचे से बना लूंगा। ठीक है बच्चे, दिस इज द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड दिस इज द एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। यहां से लेकर यहां तक जो एनर्जी डिफरेंस होगी बेटा, जरा गौर से देखिएगा, यहां से लेकर यहां तक जो एनर्जी डिफरेंस है हमारे पास, दैट इज डेल्टा एच। और डेल्टा एच किस में आएगा? एक्सोथर्मिक में माइनस में आएगा। माइनस लिख देते हैं यहां पे। ठीक है बेटा, और अगर हम बात करते हैं सर इग्निशन स्पार्क एंडो में भी देना होता है, और एंडोथर्मिक तो उसके लिए तो एंडोथर्मिक में तो बेटा नेसेसरी है ना, जब तक उसमें तो कंटिन्यूअसली देना पड़ेगा। एंडोथर्मिक रिएक्शन में आपको कंटिन्यूअसली स्पार्क या कंटिन्यूअसली एनर्जी देनी पड़ेगी। लेकिन जो आपके पास एक्सो है, जिसमें लाइक इस तरह की कुछ हमारे पास कंबशन हो, बर्निंग ऑफ द कैंडल हो फॉर एग्जांपल, इस तरह स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, मतलब इस तरह की कोई प्रोसेस हो जिसको आप एक दफा एनर्जी देने के बाद बार बार एनर्जी देना ना पड़े, दैट इज द बेसिकली एंड एक्सोथर्मिक में होगा। लेकिन एंडोथर्मिक के केस में आपको कंटिन्यूअसली सप्लाई करना पड़ेगा एनर्जी को। ठीक है साजिद बेटा, कंटिन्यूअसली अगर आप एनर्जी सप्लाई करें तो आपके पास एंडो होगा। सर ये लीनियरली नीचे इसलिए नहीं है बेटा, आपको आगे रिएक्शन काइनेटिक्स में मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन या एक्टिवेशन एनर्जी की बात करेंगे। तो ये बेसिकली ये आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी को शो कर रहा होता है। ये मैं आपको वैसे आगे पढ़ाना है बेटा, रिएक्शन के अंदर इसको कहते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन या एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है बेटा जो रिक्वायर्ड होती है फॉर द इफेक्टिव कोलिजन। रिएक्शन तब तक नहीं होगी जब तक आपके पास इफेक्टिव कोलिजन ना हो, तो बेसिकली उसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये जो आपके पास पीक रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस पीक रिप्रेजेंट द एक्टिवेशन एनर्जी। और एक्टिवेशन एनर्जी की जो वैल्यू होती है वो रिएक्टेंट की एनर्जी से भी ज्यादा होती है और प्रोडक्ट की एनर्जी से भी ज्यादा होती है। वो मैं आपको जब रिएक्शन काइनेटिक्स पढ़ाऊंगा तो वहां पे इसके पूरे डिटेल में हमने पढ़ना है। आर्हेनियस इक्वेशंस भी हम पढ़ेंगे, उसके अंदर डिटेल में पढ़ेंगे, उसके अंदर स्लोप्स निकालना, एक्टिवेशन एनर्जी निकालना, सारा सिखाऊंगा। खैर अभी यहाँ पे हमारे पास इसके साथ कोई कंसर्न नहीं है, हमारे कंसर्न इस बात रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के हवाले से। इस केस में क्या होगा? इस केस में हमारे पास एंडो है, एंडो में हमारे पास प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट की हमारे पास फॉर एग्जांपल यहां पे आएगा,
और यहां पे हमारे पास प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास रिएक्टेंट और ये हमारे पास आ गया प्रोडक्ट। ठीक है बच्चे, और ये ऑब्वियसली एक्टिवेशन एनर्जी के लिए पीक होगा। इस केस में जो हमारे पास एनर्जी प्रोफाइल है, इसकी अगर हम बात करें, डेल्टा एच की बात करें, तो डेल्टा एच हमारे पास प्लस में होगा, डेल्टा एच इंथैल्पी चेंज प्लस में आएगा। क्लियर हो गया बेटा? हाँ जी। तो ये पॉइंट्स अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, इस पॉइंट को ना मैं ये एक्टिवेशन एनर्जी के टॉपिक में जाके पढ़ाऊंगा। यहाँ पे बस आपने ये बात याद रखनी है, बाकी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में ये कन्वर्ट हो रहा है, सिंपल। ठीक है, तो ये ग्राफ आप लोगों ने याद रखने बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के हवाले से, तो आपने इसको अच्छी तरह मेमोराइज करना है। ठीक है बेटा, यहाँ तक आई होप सो तमाम बच्चों को क्लियर हो गया। किसी का कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं जी। जी, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं बेटा, जल्दी से बताएं मुझे ताकि फिर मैं आगे मूव करूं। पीक स्मॉल प्रोडक्ट अनस्टेबल मोर एनर्जी, पीक स्मॉल नहीं बेटा, इस पीक का इससे कोई कंसर्न नहीं है। इस पीक का बेसिकली कंसर्न है आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी से। ठीक है, जाहिर बात है बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी आपको वो एनर्जी होती है जो किसी भी रिएक्शन के लिए, रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए या रिएक्शन में मौजूद मॉलिक्यूल्स की इफेक्टिव कोलिजन के लिए रिक्वायर्ड जो एनर्जी होगी, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। तो वहां यहाँ पे हम इसकी बात नहीं करेंगे पीक की। आपके पास पीक जस्ट आपके पास ये क्या चीज शो कर रहा है, दिस रिप्रेजेंट द एक्टिवेशन एनर्जी। लारिश बेटा, ये कोई सवाल है पूछने वाली? हाँ, आपने मुझसे क्या क्वेश्चन किया है जी। इसके बाद आपके पास आ जाते बेटा स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। मैं इसी के नीचे लिखूंगा क्योंकि मैंने इसे एमसीक्यूज भी बनाना है। स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या चीज है बेटा? सर एक्स एक्सिस पर क्या लगाया गया है? एक्स एक्सिस पे रिएक्शन कोऑर्डिनेट, आर एक्स मींस रिएक्शन कोऑर्डिनेट, या रिएक्शन पाथ भी लिख सकते हैं आप। रिएक्शन पाथ लिखे या रिएक्शन कोऑर्डिनेट लिखे। पेपर में अगर आपसे एमसीक्यूज में ग्राफ आ जाए और आपसे कहे कि भाई बता दे भाई ये कौन सा किसके लिए ग्राफ होगा, तो बेटा आपने याद रखनी है, दिस ग्राफ रिप्रेजेंट द एक्सोथर्मिक प्रोसेस एंड दिस ग्राफ रिप्रेजेंट द एंडोथर्मिक प्रोसेस। और वही बच्चे आंसर कर पाएंगे जिसको ये टॉपिक समझ आए। ठीक है, स्पॉन्टेनियस एंड नॉन रिएक्शन एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, इसको करवाने से पहले मैं आपको एक और इसी के अंदर कुछ पॉइंट्स मैं आपको लिखवा देता हूं एमसीक्यूज के हवाले से, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इनको आप साथ साथ लिख लीजिएगा, बल्कि मैं इसको साथ साथ चले। नंबर 1, मैं कुछ पॉइंट्स यहां पे लिख रहा हूं, इन पॉइंट्स को आपने बेटा एमसीक्यूज के हवाले से याद रखना है। नंबर 1 इज द इवापोरेशन। ठीक है बच्चे, इवापोरेशन कौन सा प्रोसेस होगा? एमसीक्यूज के हवाले से कंबशन। कंबशन, ठीक है बच्चे, कंबशन कौन सा प्रोसेस होगा? हाँ जी, वो आप लोग माइनस कर देना बच्चे, ये आप लोग नेगेटिव और पॉजिटिव साइन में क्यों प्रॉब्लम आपको हो रहा है? हाँ जी, इसके बाद आपके पास आ जाता है बेटा रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस। ठीक है बच्चे, इसके बाद आपके पास कुछ प्रोसेस और भी है, सब्लिमेशन भी आएगा इसके अंदर, ठीक है, और न्यूट्रलाइजेशन भी आएगा। सब्लिमेशन, ठीक है बच्चे, इसके बाद आएगा न्यूट्रलाइजेशन। नजर आ रहा है सबको? न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की भी बात हम करेंगे। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है बच्चे, और एक और पॉइंट भी लिखे, फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है बच्चे, यस। एमसीक्यूज के हवाले से मैंने कुछ
पॉइंट्स बता दिया है एमसीक्यूज के हवाले से। हाँ जी, स्पॉन्टेनियस की हम बात करेंगे बच्चे। यहां पे जरा बोर्ड पे देखें सारे बच्चे, आपने मुझे बताना है कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक में मुझे बताना है कि इवापोरेशन, ये तमाम प्रोसेसेस कौन से प्रोसेस होंगे बेटा। याद रखिएगा, इवापोरेशन इज द एंडोथर्मिक प्रोसेस। इवापोरेशन कौन सा प्रोसेस है बेटा? इवापोरेशन एंडोथर्मिक है, एंडो। ठीक है बच्चे, चलो मैं इसको रेड से लिखता हूं। कंबशन आपको पता है बेटा एक्सो है। ठीक है बच्चे, फोटोसिंथेसिस एंडो है, तो सनलाइट की मौजूदगी में होगा ना बेटा, तो रिस्पिरेशन इसका उलट प्रोसेस होगा, एक्सो होगा। सब्लिमेशन ऑब्वियसली एंडो है। न्यूट्रलाइजेशन एक्सो हो गया बेटा। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंडो है। और फ्रीजिंग पॉइंट, सॉरी ये आपके पास एंडो हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट आपके पास एक्सो होगा। ठीक है बच्चे, तो ये आपने एमसीक्यूज के हवाले से याद रखनी बेटा। एमसीक्यूज के हवाले से बेटा आपसे पूछ सकते हैं कि इवापोरेशन एंडो है या एक्सो है, तो आपको पता होना चाहिए कि एंडो है। कंबशन, या आपसे इस तरह भी एमसीक्यूज पूछ सकते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एंडोथर्मिक प्रोसेस, और आपसे वो कहे कि ये एक आध इसमें से कुछ उठा के दे दे, तो आप यहां से आइडेंटिफाई कर लेना कि भाई कौन सा एक्सो है, कौन सा एंडो है। जी बेटा, क्लियर हो गया सबको? हाँ जी बेटा, क्लियर है सबको बेटा? अभी मेरे पास 5 है। जी बेटा, क्लियर हो गया सबको? मैं अभी उसको रखता हूं क्योंकि मैंने यहां से आपको एमसीक्यूज भी करवाना है। अब हम जरा बात करते हैं बेटा स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। सर फ्रीजिंग एंडोथर्मिक, बेटा फ्रीजिंग एंडो नहीं होगा, फ्रीजिंग एक्सो होगा। फ्रीजिंग एक्सो इसलिए होगा कि जब तक मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी रिलीज नहीं करेंगे, अपनी एनर्जी जो है वो निकालेंगे नहीं, तब तक वो फ्रीज नहीं होगा। देखिए मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी जब कम हो जाएगी तो वो फ्रीज हो जाएगी ना बेटा, तो काइनेटिक एनर्जी वो रिलीज कर देंगे, एक्सोथर्मिक होगा। न्यूट्रलाइजेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, नॉट एंडो। नबीहा बच्चे, न्यूट्रलाइजेशन एक्सो है, एंडो नहीं है। क्लियर हो गया बेटा सबको? इन टॉपिक में कोई मसला तो नहीं किसी को? जी जल्दी से बताइए बेटा, मुझे मैं थक गया हूं, जल्दी से बताइए, जल्दी से। ओके भाई, वेरी गुड, ठीक है। स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस के हवाले से हम बात करेंगे। और नॉन स्पॉन्टेनियस, तो बेटा याद रखिएगा, हम स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस को एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखनी है कि सिर्फ और सिर्फ अकॉर्डिंग टू एनर्जी क्राइटेरिया, एनर्जी प्रोफाइल डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि हम एक प्रोसेस कैसे प्रोसीड हो रहा है उसके बारे में हम पढ़ेंगे इसमें। तो बेटा याद रखिएगा कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ये खुद ब खुद होगा, टेक्स प्लेस बाय इट्स ओन। इसके लिए कोई एक्सटर्नल एड की जरूरत नहीं पड़ती बेटा, प्रोसेस होने के लिए, शुरू करने के लिए जरूरत पड़ेगी, लेकिन कंटिन्यूअसली रिक्वायरमेंट नहीं होगी। इसके लिए हमें क्या होगा बेटा, इसको हमें कंटिन्यूअसली हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी बेटा, प्रोवाइड एक्सटर्नल एड या एनर्जी इसको हम कह सकते हैं। एग्जांपल की बात अगर हम करें, अगर हमारे पास फ्लो ऑफ वाटर की अगर हम बात करते हैं बेटा, फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम टॉप टू बॉटम या अप टू डाउन, फ्लो ऑफ वाटर अप टू डाउन, ऊपर से नीचे की तरफ अगर हम बात करते हैं तो वाटर खुद ब खुद क्या करेंगे बेटा, फ्लो करेंगे। लेकिन अगर हम इसी को एग्जांपल यहां पे ले लें तो पंपिंग ऑफ वाटर फ्रॉम डाउन टू अप, मतलब आप अगर वाटर को, हाउ रिस्पिरेशन सर, हाउ रिस्पिरेशन। अच्छा जी बेटा मुझे एक बात बताओ, आप लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, मैं केमिस्ट्री का टीचर हूं, ठीक है। मैं आपसे एक मजे की बात पूछता हूं, इसके बाद मैं बताऊंगा आपकी एक्सो कैसे है, एंडो कैसे है।
फोटोसिंथेसिस और रिस्पिरेशन उलट प्रोसेस है कि नहीं? हाँ जी, पहले मुझे ये बताएं, क्या फोटोसिंथेसिस और रिस्पिरेशन उलट प्रोसेस है कि नहीं बेटा? एक में अगर आप देखें तो ऑक्सीजन यूटिलाइज हो रहा है, एक में अगर आप देखें तो ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। ऐसा ही है? हाँ जी, ऐसा ही है ना बेटा, बिल्कुल दोनों उलट प्रोसेस है। तो अगर फोटोसिंथेसिस एंडो है तो रिस्पिरेशन क्या होगा? एक्सो होगा। उसके अंदर से एनर्जी रिलीज होती है। बेटा आप लोगों ने बायोलॉजी में ये रिस्पिरेशन प्रोसेस को डिटेल में नहीं पढ़े बेटा आप लोगों ने, इनके रिएक्शंस को, ये बायोकेमिकल रिएक्शंस है, उनके अंदर ये बात उलट है, इसमें याद रखिएगा, ठीक है। खैर, तो आप बस यहाँ पे ये बात याद रखिएगा जी, आपके पास फोटोसिंथेसिस हो तो फोटोसिंथेसिस हमेशा उसको एनर्जी देनी पड़ेगी इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट। क्लोरोफिल के अंदर आपको पता है ये प्रोसेस होगा, रिएक्शन होगा, और आपके पास ग्लूकोज बनते हैं, साथ में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब ग्लूकोज की जो है क्लोरोफिल के अंदर ये प्रोसेस होगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो फोटोसिंथेसिस है। सनलाइट जब तक ना मिले तब तक फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस नहीं होगा, तो ये आपके पास एक तरह से एंडोथर्मिक होगा, और रेस्पिरेशन हमारे पास क्या होगा बेटा? एक्सो होगा। ठीक है बच्चे, तो ये आपके पास एक एग्जांपल है। अच्छा, एक एमसीक्यूज, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ टर्म्स भी है, वो मैं जरा डिटेल में नहीं लिखवाऊंगा। असल में ना ये माइक का जो तार है वो कभी मेरे पाँव के बीच में आ रहा है, कभी मेरे पाँव के नीचे आ रहा है। ऐसा ना हो मैं गिर ना जाऊं। अगर मैं गिर जाऊं ना तो ऐसा लगेगा जैसे कोई पहाड़ गिर गए हो, क्योंकि मेरे हाइट बहुत ज़्यादा है ना, मेरा सर टूट जाएगा। अच्छा जी यार, ये पोर्टेबल कोई माइक रखा कर यार, ये तार के साथ कुछ हो जाएगा या मेरे साथ कुछ हो जाएगा। अच्छा जी, फिर इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है बेटा, कुछ डेफिनेशंस है, उनको हम जरा देख लेते हैं टर्म्स को। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक सर स्पॉन्टेनियस में सिर्फ एक बार 8 देनी पड़ती है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, सही बात कर रहे हो बेटा। स्पॉन्टेनियस में आपको एक दफा देखिए, सब में नहीं, लेकिन अगर हम बात करते हैं बर्निंग ऑफ कैंडल की, कैंडल बर्निंग की बात करें तो बेटा जब तक ये बात आपको पता है ना कि फॉर एग्जांपल, चलो मैं यहां पे ड्रॉ करता हूं बोर्ड पे, देखें सारे बच्चे। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक कैंडल है, हाँ मेरे पास कलर भी है ना, ये मैंने कैंडल बना दिया भाई। आई थिंक सो ड्राइंग सही हो गया, अगर ना हुए तो मैं कुछ नहीं कर सकता, जो मैं कर सकता हूं यहां पे मैंने बना दिया है। दिस इज द कैंडल, कैंडल की बर्निंग हो रही है। हाँ जी, हाँ जी बच्चे, ये कैंडल है, सब सही बना है। अच्छा जी, ये देखो आपके पास है कैंडल आ गया। अब इस कैंडल को बर्न करने के लिए आपको 3 चीजें चाहिए, मतलब बर्निंग प्रोसेस को प्रोसेस करने के लिए आपको 3 चीजें चाहिए। एक आपको चाहिए फ्यूल, एक आपको चाहिए ऑक्सीजन, और एक आपको चाहिए स्पार्क या इग्निशन, ठीक है, या इग्निशन। अब आप मेरी बात जरा गौर से सुने बेटा जरा, मेरे पास फ्यूल भी है, ऑक्सीजन भी है, लेकिन जब तक मैं इसको इग्नाइट ना करूं, इग्निशन ना करूं, तब तक इसकी बर्निंग नहीं हो सकती। बेटा मैंने आप शो कर दिया है। अच्छा, मैं बताना ही चाह रहा हूं, और भाई सिंपल एग्जांपल देखो, गाड़ी तब तक स्टार्ट नहीं होती जब तक आप उसको सेल्फ नहीं देंगे, चाबी से सेल्फ नहीं देंगे। बाइक तब तक स्टार्ट नहीं कर सकते जब तक आप उसको सेल्फ नहीं देंगे। अगर ये ऑटोमेटिकली खुद ब खुद अगर स्टार्ट हो जाए तो आप रात को गाड़ी जो है लाके पार्किंग में स्टैंड वहां पे लगा दे, और सुबह जाने तक आप देखें तो फिर वो सारे के सारे फ्यूल खत्म हो जाए, ये तो कोई फायदा नहीं होगा ना बेटा। तो ये भी तो आपके पास स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। अब कैंडल आपके पास फ्यूल तो है, ठीक है बच्चे, फ्यूल तो आपके पास है, कैंडल भी है, ऑक्सीजन भी है, लेकिन जब तक आप इसको स्पार्क नहीं देंगे, इग्नाइट नहीं करेंगे किसी माचिस से या किसी भी सोर्स से, जब तक आप इसको इग्निट नहीं करेंगे प्रोसेस प्रोसीड नहीं होगा। मतलब यह है कि आप जब इसको जो ही आप एक दफा माचिस से आप इसको जलाएं, इसके बाद फिर आपको बार बार इग्निशन की जरूरत नहीं पड़ती, ये खुद ब खुद प्रोसीड होता है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि भाई बर्निंग ऑफ द कैंडल में स्टार्टिंग में आपको एनर्जी देनी पड़ती है, एक दफा स्टार्ट हो जाए तो खुद ब खुद स्टार्ट रहता है। अब गाड़ी भी देखो भाई, एक दफा सेल्फ मारने के बाद जब स्टार्ट, वो खराब है तो अलग बात है, अगर वो गाड़ी सही है तो एक दफा सेल्फ मारने के बाद स्टार्ट हो जाती है, इसके बाद स्टार्ट ही रहता है जब तक आप बंद ना करें। अगर वो खराब हो तो फिर जाहिर बात है बेटा वो क्या हो जाएगा,
खराब हो तो फिर बार बार बंद होगा, ठीक है ना बेटा शराज? शराज सही कह रहा हूँ ना भाई? अगर गाड़ी खराब हो तो भाई वो थोड़े आगे चलेंगे, इसके बाद फिर बंद हो जाएंगे, आगे चलेंगे फिर बंद हो जाएंगे, जैसे बाइक खराब हो जाए तो हो जाते हैं। हाँ जी, हाँ। तो बहरहाल ये आपके पास एक मैंने वो समझाया था। अच्छा जी, यहाँ पे जरा बोर्ड पे देखें बच्चे, जरा बोर्ड पे जरा सारे बच्चे देखें। मैं आपको एक टर्म समझाना चाह रहा हूं, कुछ टर्म्स। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक रिएक्शन प्रोसेस हो रहा है, दैट इज जिंक प्लस कॉपर सल्फेट कन्वर्ट इनटू जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। ये आपको शायद नजर ना आए, लेकिन एक रिएक्शन समझे इसके अंदर हो रहा है। यहां पे हमारे पास कुछ टर्म्स हैं, जिसमें एक टर्म है बेटा सिस्टम, सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री। बाउंड्री, ठीक है बच्चे? ये मैंने बेसिकली आपको बताना था। अच्छा साजिद, ठीक है ठीक है। अच्छा बच्चे, यहां पे बोर्ड पे देखिए जरा, ये जो आपके पास बीकर के अंदर रिएक्शन हो रहा है ना, ये होल बीकर, इस बीकर को बेसिकली इसके अंदर जो आपके पास रिएक्शन हो रहा है, इसको हम कहेंगे सिस्टम। क्या कहेंगे इसको? ये जो आपके पास है दिस इज सिस्टम। मतलब ये है कि सिस्टम इज द पोर्शन ऑफ द यूनिवर्स विच इज अंडर कंसिडरेशन और ऑब्जर्वेशन। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, मेरी बाइक तो A1 है भाई, वो फिट है, उसमें कोई मसला नहीं है, कभी आज तक मुझे तंग नहीं किया मेरे बाइक ने। मैं बड़ा खुश हूँ बाइक के साथ। आई हैव रिफ्रेश माई पेज, इट नो ओके। अच्छा ठीक है बच्चे। बेटा मोमिना, आप आपस में बातें ना करें बस, ठीक है? सिस्टम किसे कहेंगे बेटा? सिस्टम इज द पोर्शन ऑफ द यूनिवर्स विच इज अंडर कंसिडरेशन, दैट इज द सिस्टम, ठीक है बच्चे? और यहां पे आपके पास जो बाहर का जो एनवायरमेंट होगा, ये जो मैं ब्लू कलर से ग्रीन कलर से शो कर रहा हूं, दिस इज द सराउंडिंग। मतलब सिस्टम के अलावा बाकी जो बाहर का जो साइड होगा, दैट इज द सराउंडिंग। ये सराउंडिंग होगा बच्चे। और वो इमेजिनरी लाइन या वो सरफेस, ये जो इमेजिनरी लाइन है जो एक सिस्टम को सराउंडिंग से अलग कर रहा है, दैट इज नाउन एज बाउंड्री। उसको हम क्या कहेंगे? बाउंड्री कहेंगे। बाउंड्री किसे कहेंगे बच्चे? वो इमेजिनरी लाइन। बेटा आपस में बातें ना करें ना, फिर आप लोग आपस में बातें शुरू हो गए। हाँ जी, आपस में बातें ना करें, बिल्कुल आपस में बातें ना करें, अलाउ नहीं है। मैं बताना यह चाह रहा था बेटा कि अगर सिस्टम की बात करें तो द पोर्शन ऑफ द यूनिवर्स अंडर द कंसिडरेशन या अंडर द ऑब्जर्वेशन इज नोन एज सिस्टम। और सराउंडिंग किसे कहेंगे बेटा? सिस्टम के अलावा जो पार्ट है, दैट इज द सराउंडिंग। और सिस्टम और सराउंडिंग को आपस में अलग करने वाली जो इमेजिनरी लाइन है, तो जो बाउंड्री, उसको हम बाउंड्री कहेंगे, ठीक है बच्चे? खैर, तो यहां तक हमारे पास सिस्टम सराउंडिंग हो गया बच्चे। इसके बाद एक और पॉइंट भी हम डिस्कस करना चाह रहे थे यहाँ पे, दैट इज द स्टेट फंक्शन। जल्दी से उसको कर लेते हैं बेटा। आप सबको समझ आ गया बेटा? स्टेट, ये चीजें समझ आ गई सबको? स्टेट फंक्शन क्या है बेटा? स्टेट फंक्शन इज द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम। ये आपके पास एक मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है। चलो 12 टाइम हो गया, वरना बंद हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिक हो गया, खुद ब खुद बंद हो जाता है टाइम खत्म होने के बाद। मैं यहाँ पे स्टॉप कर लेता हूँ, ठीक है? इससे रिलेटेड एमसीक्यूज और ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में बेटा, ठीक है? तो आप सबको क्लियर हो गया बेटा? हाँ जी, सबको क्लियर हो गया भाई? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ये शकीला कहाँ गई है? शकीला फिर गायब हो गई है, ऑफलाइन हो गई है। हाँ जी शकीला, किधर हो तुम? मोमिना, हाँ जी ठीक हो गया। ईशा, यस सर, ठीक है बेटा, क्लियर हो गया सबको? और कोमल, हाँ जी। हीरा, तैयबा, दानिया जी, दानिया का ठीक हो गया। राबिया, राना, शेराज, मोहम्मद साजिद, जी ठीक हो गया बेटा। फरखंदा ठीक हो गया। तैयबा, ये शकीला गायब हो गई है। टेस्ट नहीं होगा बेटा आज? टेस्ट होना है? टेस्ट नहीं होगा, एक मिनट जस्ट, ठीक है बेटा? तो यहाँ पे हम अपना लेक्चर स्टॉप कर लेते हैं बच्चे। तो आई थिंक सो आप सबको क्लियर हो गया है बेटा? एक मिनट यार बेटा, आप लोगों ने अपने रिव्यूज लाजमी देना है। आप लोग रिव्यूज नहीं देते, अपने रिव्यूज लाजमी दिया करें, सारे बच्चे रिव्यूज दिया करें। और बेटा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा बेटा।